गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, संविधान के जो शेष पार्ट आपको पढ़ा दिए गए थे उसके आगे का जो सेक्शन है वो हम आज देख लेते हैं। अब देखिए, आज के सेक्शन में आपको पढ़ना है संवैधानिक अनुच्छेद क्या होता है। अब देखिए, हम बारी बारी से जितने भी आर्टिकल्स जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं उसको देखेंगे। अब आपको ये देखना है कि जो हमारा पहला अनुच्छेद होता है, पहला आर्टिकल। अब देखिए, जो अनुच्छेद 1 होता है, ये अनुच्छेद 1 जो होता है ये 3 क्लॉज में बांटा गया है। यानी अनुच्छेद 1 के 3 जो होते हैं उप अनुच्छेद होते हैं। जैसे देखिए, अनुच्छेद 1 क्लॉज 1, अनुच्छेद 1 क्लॉज 2, अनुच्छेद 1 क्लॉज 3। यानी कि जो आर्टिकल 1 है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना होगा, हमें पता है कि हम अनुच्छेद को अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं, तो इसलिए अनुच्छेद 1 क्लॉज 1 को हम अंग्रेजी में आर्टिकल 1 क्लॉज 1, इसको हमेशा याद रखिएगा। इसको पढ़ते हैं आर्टिकल 1 क्लॉज 1, इसको आर्टिकल 1 क्लॉज 2, इसको आर्टिकल 1 क्लॉज 3 पढ़ते हैं। यानी कि जो पहला आर्टिकल है आपका वो 3 क्लॉज में बांटा गया है। आर्टिकल 1 क्लॉज 1, आर्टिकल 1 क्लॉज 2, आर्टिकल 1 क्लॉज 3। अब चलिए बारी बारी से ये आर्टिकल 1 क्लॉज 1, आर्टिकल 1 क्लॉज 2, आर्टिकल 1 क्लॉज 3, इसको बारी बारी से क्रम से इसको समझते चलते हैं। तो चलिए, पहला जो आर्टिकल है वो है आपका अनुच्छेद 1 क्लॉज 1। इसको हिंदी में पढ़ते हैं अनुच्छेद 1 उप अनुच्छेद 1, और अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, आर्टिकल 1 क्लॉज 1। तो अनुच्छेद 1 उप अनुच्छेद 1, इसमें देखिए क्या प्रावधान लिखा है। इसमें देखिए प्रावधान क्या लिखा है, भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें एक चीज लिखा है, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा, इसमें देखिए एक शब्द आया है संघ, एक शब्द यहाँ पे आया है संघ, और इस शब्द संघ को अंग्रेजी में यूनियन कहा जाता है। अब एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा, ये देखिए संघ शब्द जो है आर्टिकल 1 क्लॉज 1 में क्यों शामिल किया गया। ये संघ का मतलब क्या होता है, इसको अंग्रेजी में यूनियन कहा जाता है। अब देखिए, ये यूनियन शब्द जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पे फिलहाल ये देखते हैं कि ये जो संघ शब्द है इसको अंग्रेजी में यूनियन कहते हैं। अब देखिए, ये यूनियन होता क्या है, यूनियन का मतलब देखिए सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो यूनियन का मतलब होता है इंटीग्रेशन, यानी ग्रुप। यानी कि जब भी कोई चीज होती है अगर हम उसको आपस में मिला के एक में कर देते हैं तो उसको यूनियन कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार राज्यों के पर्सपेक्टिव में भी ऐसा ही होता है। यानी कि अगर भारत में जो वर्तमान समय में हमारे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर मैं सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को आपस में मिला दे तो उनका जो समूह बनेगा उसी को संघ कहा जाता है, और इसको अंग्रेजी में यूनियन कहा जाता है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना होगा, आपको पता है कि अनुच्छेद 1 क्लॉज 1 में लिखा है भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब एक चीज देखिए, इसमें देखिए ये जो संघ शब्द है, ये संघ शब्द कनाडा के संविधान से लिया गया है। आपको एक चीज ये बता दें कि हमारे देश में आपको पता है कि संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था, और उस संविधान सभा में अलग अलग सदस्यों की संख्या घोषित की गई थी, और उस संविधान सभा में जो सदस्य थे वो संविधान के निर्माण करने के लिए आपसी सहमति के द्वारा एक राय, एक विचार विमर्श आपस में किए थे। यानी कि हमारे संविधान निर्माण में जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे उनकी आपसी सहमति के द्वारा, काफी वाद विवाद के द्वारा, आपको मैंने बताया कि संविधान सभा के में 165 दिन की बैठक हुई थी, और जिसमें उसमें काफी दिन जो होते बहस में गए थे। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना होगा कि संविधान सभा में देखिए जितने भी सदस्य थे उनका आर्टिकल 1 क्लॉज 1 के मद्देनजर अलग अलग जो है राय थी। कुछ देखिए संविधान निर्माता ऐसे थे जो ये चाहते थे कि ये जो संघ शब्द आर्टिकल 1 क्लॉज 1 में शामिल है, इस संघ शब्द को वहां से हटा लिया जाए। अब जैसे देखिए, एक तत्कालीन समय के, उस समय के सबसे प्रसिद्ध जो पॉलिटिकल शास्त्र के पंडित थे केटी शाह जी, ये देखिए केटी शाह का कहना था कि भारत में फेडरल, सेक्युलरिस्ट, सोशलिस्ट
आपको मैंने बताया है कि सेक्युलरिस्ट, इसको क्या कहते हैं, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। मैंने आपको पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष के बारे में बताया है। और सोशलिस्ट समाजवाद, समाजवादी या समाजवाद, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब एक चीज देखिए, फेडरल क्या होता है। ये देखिए, फेडरल शब्द दरअसल अमेरिका के संविधान से लिया गया है, क्योंकि हमारे देश के संविधान पर अमेरिका के संविधान का गहरा छाप है। अब एक चीज देखिए, ये जो फेडरल शब्द होता है ये मूल रूप से अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये अमेरिका के जो अलग अलग राज्य हैं, आपको एक चीज बता दें कि जो अमेरिका था वो बहुत समय पहले ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। ये सारा आज का जो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, आज का जो अमेरिका था वो बहुत पहले जो एक ब्रिटेन का उपनिवेश था। और आज का अमेरिका कुल 13 जो है कॉलोनी, यानी कुल 13 उपनिवेश में बटा हुआ था। अब देखिए, वही 13 उपनिवेश को मर्ज कर करके संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विशाल देश का निर्माण किया गया। तो ये जो फेडरल शब्द होता है ये मूलतः अमेरिकन वर्ड है, अमेरिका के संविधान में इसका जिक्र मिलता है। वही फेडरल शब्द जो है भारत में भी लाया गया, ताकि भारत में भी जितने राज्य हैं उनको आपस में मिला करके एक यूनियन, एक संघ बनाया जाएगा। तो ये फेडरल शब्द मूलतः अमेरिकन वर्ड है, अमेरिकन शब्द है। अब एक चीज देखिए, केटी शाह जी का ये विचार था कि ये जो फेडरल शब्द है, ये सेक्युलरिस्ट शब्द है, ये जो सोशलिस्ट शब्द है, ये तीनों जो शब्द है वो संघ शब्द को रिप्लेस करके, यानी संघ को यहां से हटा करके, इस संघ शब्द को हटा करके इसके जगह फेडरल, सेक्युलरिस्ट, सोशलिस्ट जैसे शब्दों का यहाँ उपयोग किया जाए। यानी उनका ये विचार था कि ये संघ शब्द को हटा करके ये लिखा जाए, इंडिया शैल बी फेडरल, सेक्युलरिस्ट एंड सोशलिस्ट। यानी केटी शाह जी का ये विचार था संविधान सभा में कि संघ शब्द को अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 क्लॉज 1 से यूनियन यानी संघ शब्द को हटा दिया जाए। उनका ये मानना था कि फेडरल, सेक्युलरिस्ट, सोशलिस्ट शब्द का उल्लेख जो है अनुच्छेद 1 उप अनुच्छेद 1 में होना चाहिए। लेकिन देखिए, उस समय संविधान सभा में जब केटी शाह जी ने ये बात को उठाया कि संघ शब्द को हटा करके ये तीनों शब्द जो है अनुच्छेद 1 उप अनुच्छेद 1 में शामिल करना चाहिए, तो उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में जो है बैठे हुए थे, केटी शाह जी की बात को सुन रहे थे। वो खड़े हुए और उनकी बातों का जवाब दिया। अब देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया, क्योंकि आप पढ़े हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में। आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। तो उससे पहले जो मूल संविधान था, आपने पढ़ा है कि मूल संविधान में जो प्रस्तावना थी, वो प्रस्तावना जो था, उस प्रस्तावना में आपने पढ़ा है कि आपका जो पहले के जो मूलभूत सिद्धांत थे वो सब जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे कि भारत एक लोकतंत्र होगा, गणतंत्र होगा, स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र होगा। तो अंबेडकर जी का कहना था कि भारत जो है ये पहले से ही जो है सेक्युलरिस्ट कंट्री है, यानी सेक्युलर कंट्री है और सोशलिस्ट कंट्री है, इसलिए इन शब्दों को शामिल करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अभी मैं देखिए इसके आगे का पोर्शन आपको बताऊंगा, इसका आप क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके आगे का देख लेते हैं। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 में देखिए, मैंने आपको पहला बताया केटी शाह जी चाहते थे कि फेडरल और सेक्युलरिस्ट और इसके बाद आपका फेडरल, सेक्युलरिस्ट, ये जो शब्द हैं ये जो है आपका संघ शब्द को हटा करके वहां पर यूज किया जाए। लेकिन देखिए हुआ क्या, जो है इसके आगे का देखिए, संविधान सभा के जो अन्य सदस्य थे, जैसे देखिए एक सदस्य थे वाई.बी. कामत। अब देखिए ये वाई.बी. कामत का इनका क्या राय था, इनका विचार था कि ये जो राज्य शब्द है, ये राज्य शब्द जो आर्टिकल 1 क्लॉज 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, उनका वाई.बी. कामत का ये विचार था कि राज्य शब्द को हटा करके वहां प्रदेश शब्द लिखा जाए। अब देखिए ये प्रदेश शब्द जो है प्रदेशः, जो कि संस्कृत का शब्द है, उससे मिलकर के बना हुआ है। अब एक चीज देखिए, वाई.बी. कामत की कही हुई बात, वाई.बी. कामत का विचार था कि राज्य शब्द को हटा करके, जो कि आर्टिकल 1 क्लॉज 1 में लिखा गया है, राज्य शब्द को हटा करके वहां प्रदेश शब्द लिखा जाए।
अब देखिए उनका ये विचार था कि ये राज्य जो वाला जो शब्द है ये तो अमेरिका का है। अमेरिका में देखिए क्या होते हैं, अलग अलग राज्य होते हैं और वो अलग अलग राज्य को अलग अलग कानूनी शक्तियां प्राप्त होती है। तो उनका ये कहना था कि हमारा देश लगभग 250 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, अंग्रेजों का उपनिवेश रहा और इतने समय तक हम अंग्रेजों के अत्याचार सहते रहे। तो उनका ये कहना था कि ये जो राज्य शब्द आर्टिकल 1 क्लॉज 1 में है इसको वहां से रिमूव कर दिया जाए, हटा करके इसकी जगह प्रदेश शब्द वहां पर लिखा जाए। अब देखिए वाईवी कामत की कही हुई बात का समर्थन करने वाले सेठ गोविंद दास जी थे। अब देखिए इनका कहना था कि ये जो प्रदेश शब्द है ये राज्य को हटा के प्रदेश शब्द आना चाहिए। तो इसलिए देखिए उस समय, आप आज के समय का हम उत्तर प्रदेश जानते हैं, आज के समय हम अपने राज्य को उत्तर प्रदेश कहते हैं। अब देखिए ये जो यूनाइटेड प्रोविंस शब्द है, ध्यान से देखिएगा, ये जो यूनाइटेड प्रोविंस जिसको अंग्रेजी में संयुक्त प्रांत कहते हैं, तो गोविंद दास जी का कहना था कि ये जो संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस जिसको आज के समय में यूपी कहा जाता है, इस संयुक्त प्रांत के आगे प्रदेश शब्द वहां पे जोड़ दिया जाए, प्रदेश शब्द वहां पे शामिल कर लिया जाए। अब देखिए गोविंद दास जी का एक और कहना था कि सेंट्रल प्रोविंस जिसको आज के समय में हम मध्य प्रदेश कहते हैं, ये जो सेंट्रल प्रोविंस है जिसको मध्य प्रांत कहते हैं, इसके आगे प्रदेश शब्द जोड़ लिया जाए। लेकिन हमको पता है कि ये जो यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत प्रदेश है, ये वाला नाम तो आज उत्तर प्रदेश का नहीं है, यानी संयुक्त प्रांत प्रदेश का नाम जो है उत्तर प्रदेश चेंज कर दिया गया, यानी इसको बदल करके उत्तर प्रदेश बाद में कर दिया गया। लेकिन देखिए सेठ गोविंद दास की जो सुझाई गई बात थी, जो सेंट्रल प्रोविंस जिसको आज के समय का मध्य प्रदेश कहते हैं, यानी उस समय उसको मध्य प्रांत प्रदेश कहा जाता था, तो मध्य प्रांत प्रदेश का नाम नहीं बदला गया। ये मध्य प्रांत प्रदेश में से केवल प्रांत शब्द हट गया, मध्य प्रदेश आ गया। लेकिन संयुक्त प्रांत प्रदेश का पूरा नाम बदल करके इसको हम उत्तर प्रदेश क्या किए, लिख दिए गए। अब एक चीज हमें यहाँ पे देखिए ध्यान देना होगा, देखिए ये सेठ गोविंद दास की जो कही गई बात जो थी, ये जो बात का समर्थन करने वाले अन्य लोग भी थे जो कि संवैधानिक विशेषज्ञ थे, जैसे रेणुका राय चौधरी जी थी, उनका भी ये समर्थन था कि ये राज्य शब्द को हटा करके प्रदेश शब्द वहां पर शामिल किया जाए। अब एक चीज देखिए, ये जो बातें थी अलग अलग जो संविधान के लोग थे वो उनकी बातों का एक सुझाव था। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आर्टिकल 1 क्लॉज 1 में जो प्रावधान थे उसमें केटी शाह जी का क्या योगदान था, और इसके बाद जो है आपके वाईवी कामत जी का क्या योगदान था, रेणुका राय चौधरी जी का क्या योगदान था, ये आपने देखा। अब देखिए आर्टिकल 1 क्लॉज 1 में जो है एक जो है सदस्य थे जिनका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद अली साहब। तो उनका देखिए ये विचार था कि जो राज्य शब्द आर्टिकल 1 क्लॉज 1 कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, तो उनका ये विचार था कि जहां पे राज्य शब्द लिखा है उस राज्य शब्द को हटा करके, जहीरुद्दीन मोहम्मद अली का ये विचार था कि राज्य शब्द को हटा करके वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया रख दिया जाए। जैसा कि आज आप जानते हैं कि अमेरिका को यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद अली का ये विचार था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया यानी यूएसआई कर दिया जाए। लेकिन देखिए फाइनली अंततः क्या हुआ कि जो निर्णय थे वो देखिए उस समय जो जवाहरलाल नेहरू थे वो सबसे प्रभावी नेता थे, तो उनका ये विचार था कि ये जो राज्य शब्द है ये राज्य शब्द अन्य शब्दों की अपेक्षा क्या है, सही है, ज्यादा सटीक बैठता है, क्योंकि राज्य जो होते हैं वो एकता के प्रतीक होते हैं, तो राज्यों को ही इकट्ठा करके एक देश की नींव रखी जाती है। अब देखिए जहीरुद्दीन मोहम्मद अली का ये तर्क था कि जैसे पश्चिमी गोलार्ध यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका सुपर पावर कंट्री है, सर्वोच्च शक्तिशाली देश है, ठीक उसी प्रकार जो पूर्वी गोलार्ध है यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भारत एक शक्तिशाली देश है। इसलिए उनका ये तर्क था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया यानी यूएसआई कर दिया जाए, संयुक्त राज्य अमेरिका कर दिया जाए। बट फाइनली देखिए क्या हुआ
कि अंत में जो है वहां पे जो राज्य शब्द है और संघ शब्द है, इतने सदस्यों के विचार विमर्श के बाद जो है उसको फाइनली हटाया नहीं गया। तो अंत में अनुच्छेद 1 उप अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 क्लॉज 1 में ये लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। वो आज भी जो है मूल संविधान में लिखा हुआ मिलता है। अब एक चीज आपको बता दें कि जो 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम राज्यसभा में जो अमित शाह जी जो हमारे देश के गृह मंत्री होम मिनिस्टर है उनके द्वारा लाया गया, यानी 5 अगस्त 2019 के दिन जब धारा 370 के प्रावधानों को हटाया गया, उसके पहले आपको एक चीज आपको बता दे कि चूंकि आर्टिकल 1 क्लॉज 1 में लिखा है भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब एक चीज देखिए, नोट में आपको बता दें कि जो धारा 370 है उसमें आर्टिकल 1 क्लॉज 1 के प्रावधान नहीं हटाए गए हैं। यानी ध्यान से देखिएगा कि जो धारा 370 5 अगस्त 2019 को धारा 370 के प्रावधान को हटाया गया, उसमें एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 1 क्लॉज 1 यानी आर्टिकल 1 क्लॉज 1 के जो प्रावधान है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो आप ये सोचिए कि जम्मू कश्मीर जो 5 अगस्त 2019 से पहले, ध्यान दीजिएगा 5 अगस्त 2019 से पहले एक जम्मू कश्मीर क्या था, एक राज्य हुआ करता था। अब देखिए जम्मू कश्मीर अगर एक राज्य था तो जाहिर सी बात है कि अनुच्छेद 1 उप अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 क्लॉज 1 में जो बात लिखी है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अब देखिए तो जम्मू कश्मीर भी इस हिसाब से भारत का एक क्या था, एक इंटीग्रल पार्ट था, एक अभिन्न अंग था। तो आर्टिकल 1 क्लॉज 1 के जो प्रावधान थे, प्रोविजन थे, वो 5 अगस्त 2019 के में 5 अगस्त 2019 को जो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा धारा 370 में जो है अनुच्छेद 1 उप अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 क्लॉज 1 के जो प्रावधान है उसको आज भी जिंदा रखा गया है, आज भी उसको वहां से हटाया नहीं गया है। क्यों? क्योंकि अगर धारा 370 में अनुच्छेद 1 उप अनुच्छेद 1 के प्रावधान को हटा दिया जाए तो सोचिए कि जम्मू कश्मीर जो कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर विल बी ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, यानी जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। तो सोचिए कि अगर आर्टिकल 1 क्लॉज 1 के प्रावधान को हटा दिया गया होता 5 अगस्त 2019 को, तो सोचिए जम्मू कश्मीर जो है भारत जो एक संघ माना जाता है, भारत राज्य का एक संघ नहीं माना जाता, तो जम्मू कश्मीर जो है भारत का एक अभिन्न हिस्सा नहीं रहता। तो आपको ध्यान रखना होगा कि धारा 370 में आर्टिकल 1 क्लॉज 1 के प्रोविजन अभी भी नहीं हटाए गए हैं, वो अभी भी धारा 370 में व्याप्त है। तो आप इसका क्या करिए, जो है एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान रखना है। अब देखिए इसके आगे का जो सेक्शन है आर्टिकल 1 क्लॉज 2 यानी अनुच्छेद 1 उप अनुच्छेद 2, इसमें देखिए क्या लिखा है, भारत के राज्य एवं राज्य क्षेत्र जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हो। अब आपको पता है, आपने पहली अनुसूची पढ़ा है, पहली अनुसूची में क्या लिखा है कि भारत के समस्त राज्य, वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत के समस्त राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन पहली अनुसूची में किया गया है। तो देखिए जो पहली अनुसूची है, इस पहली अनुसूची में राज्य और जो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो जानकारी दी गई है वो जो है अनुच्छेद 1 क्लॉज 2 में भी मिलता है। यानी अब एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये जो अनुसूची 1 होती है यानी पहली अनुसूची जो होती है वो अनुच्छेद 1 उप अनुच्छेद 2 यानी आर्टिकल 1 क्लॉज 2 पर एप्लीकेबल होती है, यानी अनुमान्य होती है। यानी अनुसूची 1 के यानी पहली अनुसूची के जो प्रावधान होते हैं वो अनुच्छेद 1 उप अनुच्छेद 2 पर मेल खाती है, उसके प्रावधान से टैली करती है। तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे का जो सेक्शन है वो अभी इसके बाद पढ़ेंगे। चलिए इसके आगे का देख लेते हैं। अभी आपने आर्टिकल 1 क्लॉज 1 और आर्टिकल 1 क्लॉज 2 को पढ़ा, अब आर्टिकल 1 क्लॉज 3 जो कि आखिरी है इसको पढ़ लेते हैं। अब देखिए आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में लिखा है कि भारत में, ध्यान से देखिएगा कि भारत में नए राज्य क्षेत्र का प्रवेश एवं उसकी स्थापना के बारे में बताया गया है। अब एक चीज देखिए लिखा है कि भारत में नए राज्य क्षेत्र का प्रवेश एवं उसकी स्थापना, ये आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में बताया गया है। अब आपको एक चीज यहां पे मैं बता दूं, आर्टिकल 1 क्लॉज 3 और एक आर्टिकल है आर्टिकल 2 जो कि इसके बाद आप पढ़ेंगे।
एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 2 और आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में थोड़ा सा अंतर है। ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में थोड़ा सा अंतर है। आर्टिकल 2 के अंतर्गत जो नए राज्य क्षेत्र जो बाहर से भारत संघ में मिलाया जाएगा, उसको भारत में मिलाने के लिए पहले संसद की अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन याद रखिएगा, जो क्षेत्र भारत में पहले से ही शामिल था, अगर उसको भारत में मिलाना है तो उसके लिए संसद की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक नहीं थी। यानी आर्टिकल 1 क्लॉज 3 साफ साफ कहता है कि अगर कोई भी राज्य क्षेत्र है, अगर वो भारत में मिलाया गया है, तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो संसद की अनुमति ले। यानी कि आर्टिकल 1 क्लॉज 3 के तहत अगर कोई भी राज्य क्षेत्र भारत में शामिल किया जाता है तो उसके अंतर्गत संसद की अनुमति लेनी आवश्यक नहीं होती है। लेकिन आर्टिकल 2 जो इसके बाद आप पढ़ेंगे, उस आर्टिकल 2 में अगर कोई नया अर्जित राज्य क्षेत्र है जिसको प्राप्त किया गया है बाहर से, अगर उसको भारत में शामिल किया जाता है, भारत में मिलाया जाता है, तो इसके लिए संसद क्या है, संसद की पूर्व अनुमति लेना होगा, संसद में कानून बनवाना होगा, अधिनियम लाना होगा, उसके तहत वो जो है भारत में शामिल किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 1 क्लॉज 3 के अंतर्गत अगर कोई राज्य क्षेत्र है, अगर उसको भारत में इंटीग्रेट किया गया, भारत में मिलाया गया, तो उसके अंतर्गत संसद की अनुमति लेनी आवश्यक नहीं होती है। ये अंतर होता है आर्टिकल 1 क्लॉज 3 और आर्टिकल 2 में। इसको आप विशेष ध्यान में रखिएगा। अब चलिए देख लेते हैं। आपने पढ़ा है कि गोवा, दमन, दीव, दादर नागर हवेली, ये चारों जो थे ये क्या थे, पुर्तगाली उपनिवेश थे। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, गोवा, दमन, दीव, दादर नागर हवेली, ये जो पुर्तगाली उपनिवेश थे, ये देखिए इसको और इसको, इन सभी को जो है आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन होता है, यानी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत गोवा को, दमन को, दीव को, दादर नागर हवेली को, जो कि देखिए भारत के राज्य क्षेत्र थे, लेकिन इनको पुर्तगाल के चंगुल से छुड़ा करके इनको जो है भारत में क्या है, शामिल किया गया। तो इसके लिए कोई संसद की अनुमति लेनी आवश्यक नहीं थी। ये सारे जो हिस्से थे, इनको जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत यानी एक संविधान संशोधन के तहत जो है इनको भारत संघ में मिलाया गया। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में जो प्रावधान है कि भारत में जो भी राज्य क्षेत्र होंगे जो भारत संघ में मिलाए जाएंगे, इसके लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं है। केवल मोटा मोटा अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन के हिसाब से उनको भारत संघ में मिला लिया जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे का हिस्सा मैं आपको बताऊंगा। चलिए, अभी आपने आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में जो प्रावधान है उसको पढ़ा। अब आर्टिकल 2 को अच्छे से समझ लेते हैं। अभी मैंने देखिए इसके पहले आपको बताया था कि आर्टिकल 1 क्लॉज 3 और आर्टिकल 2 में बस थोड़ा सा अंतर है, मामूली अंतर है। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 ये कहता है कि जब भी कोई राज्य क्षेत्र है उसको भारत में एंट्री करवाना है, भारत में प्रवेश करवाना है, भारत में उसकी स्थापना करवानी है, तो संसद की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। केवल संविधान संशोधन के तहत जो है उसको भारत में शामिल कर लिया जाता है। जैसा कि आपने देखा गोवा, दमन, दीव, दादर नागर हवेली, और इसके अलावा आपने पांडिचेरी जो अब पुदुचेरी कहलाता है, इस पांडिचेरी को भी अनुच्छेद 368 के तहत यानी संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 1 उप अनुच्छेद 3 यानी आर्टिकल 1 क्लॉज 3 के तहत भारत संघ में शामिल किया गया। लेकिन आपको एक चीज बता दें, जब आप आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज आपको नहीं मिलती है। आप देखिए आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में आपने क्या पढ़ा, वहां पढ़ा था राज्य क्षेत्र, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नए अर्जित राज्य क्षेत्र। यानी ये नए और अर्जित जो शब्द है ये आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में नहीं लिखा होता है, ये मूल संविधान में नहीं लिखा हुआ होता है। जब आप आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 में आते हैं तो यहाँ पे एक चीज मिलता है, नए अर्जित। ये वाला जो शब्द है ये आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में नहीं होता है। अब एक चीज देखिए, ये नए अर्जित का मतलब क्या है। अब इस अनुच्छेद 2 को ध्यान से पूरा पढ़िए। लिखा है भारत में नए अर्जित राज्य क्षेत्र
जिसको संसद शर्त एवं निर्बंधन के साथ प्रवेश एवं स्थापना की अनुमति प्रदान करे। अब एक चीज देखिए, इसमें यह लिखा है कि जब भी भारत देश किसी अन्य अर्जित राज्य क्षेत्र को भारत संघ में प्रवेश एवं उसकी स्थापना करवाता है तो उसको पहले संसद की अनुमति लेनी पड़ती है। यानी जो देश की संसद होती है वो जो भी टर्म्स ऑफ कंडीशन, जो भी शर्त एवं निर्बंधन लागू करवाएगी, उसी के तहत जो नए बाहर से अर्जित राज्य क्षेत्र होते हैं उसको भारत संघ में मिलाया जाएगा। ये मूल अंतर होता है आर्टिकल 1 क्लॉज 3 और आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में किसी भी राज्य क्षेत्र को भारत में प्रवेश करवाना है, उसकी स्थापना करवानी है तो संसद की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन जब आर्टिकल 2 में आप आते हैं तो इसमें कोई भी नया अर्जित राज्य क्षेत्र को अगर भारत में शामिल करना है तो सबसे पहले देश की पार्लियामेंट यानी देश की संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। अब एक चीज आपको बता दें, आपने सिक्किम राज्य का नाम सुना होगा। ये जो सिक्किम राज्य है, ये सिक्किम राज्य आर्टिकल 2 क्लॉज ए के तहत, अब एक चीज मैंने देखिए आपको बताया, आर्टिकल 2 क्लॉज ए के तहत सिक्किम का भारत में प्रवेश एवं स्थापना की गई। अब एक चीज देखिए, आपको मैंने एक बताया था अधिनियम किसे कहते हैं, एक्ट किसे कहते हैं। आपको मैंने एक चीज बताया था कि अधिनियम क्या होता है। जब भी किसी अनुच्छेद के ब्रैकेट में ABC या क ख ग लिखा होता है तो उसे एक्ट यानी अधिनियम कहते हैं। अधिनियम मूल संविधान का भाग नहीं था। यानी 26 जनवरी 1950 को जो संविधान हमारा लागू किया गया उस दौरान ये अधिनियम संविधान का भाग नहीं था। इसको 26 जनवरी 1950 के बाद जो है संविधान में शामिल किया गया। अब एक चीज देखिए, 26 अप्रैल सन 1975 को सिक्किम देश का 22वां राज्य बना। अब एक चीज देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, ये कहीं कहीं कुछ किताबों में आपको कुछ जगहों पे आपको 22 अप्रैल ये डेट मिलेगी। ये कहीं कहीं आपको 22 अप्रैल भी मिलेगा, अब कहीं कहीं आपको 16 मई 1975 को भी मिलेगा। अब एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर कर दे, मूल रूप से 26 अप्रैल सन 1975 को सिक्किम देश का 22वां राज्य बना। लेकिन देखिए 16 मई सन 1975 को, डेट याद रखिएगा, 16 मई सन 1975 को राष्ट्रपति की साइन करने के बाद, आपको पता है कि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है तभी कोई कानून मान्य माना जाता है, वैलिड माना जाता है। तो 16 मई 1975 को ये सिक्किम जो है आधिकारिक तौर पर, 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक तौर पे भारत संघ में 22वां राज्य घोषित किया गया। लेकिन इसका जो पहला परमिशन था वो 26 अप्रैल 1975 को ही मिल गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि सिक्किम जो है भारत संघ में विलय कब किया गया, यानी सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में कब मान्यता मिली, तब आपका जवाब होगा 26 अप्रैल सन 1975 को। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिक्किम राज्य को आधिकारिक तौर पर या आधिकारिक दृष्टि से भारत संघ में कब मिलाया गया, या सिक्किम राज्य को 22वें राज्य के रूप में आधिकारिक तौर पर कब शामिल किया गया, तब आपका जवाब होगा 16 मई सन 1975। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये सिक्किम जो है कैसे भारत का 22वां राज्य बना, ये सब मैं अभी इसके आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके आगे का देख लेते हैं कि सिक्किम राज्य को भारत के 22वें राज्य के रूप में 26 अप्रैल 1975 में भारत संघ में जो है शामिल किया गया था। और इसको सन 1975 16 मई 1975 को जो है आधिकारिक दृष्टि से सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था। अब चलिए देख लेते हैं कि सिक्किम को भारत में कैसे शामिल किया गया। तो आपको एक चीज बता दें कि 16वीं शताब्दी के पहले तक, यानी 16वीं शताब्दी के पहले तक सिक्किम एक जो है स्वतंत्र देश हुआ करता था, एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था। यानी सिक्किम जो है भारत का हिस्सा नहीं था। 16वीं शताब्दी के बीच में, यानी करीब 1644 ईस्वी के आसपास वहां पे चोग्याल वंश यानी चोग्याल डायनेस्टी, चोग्याल वंश का एक राजा जिसका नाम यासी जो है चोग्याल,
हुआ करता था, यासी नामग्याल हुआ करता था। वो वहां का जो है सिक्किम देश का जो है राजतंत्र स्थापित करके वहां का एक राजा बना। तो सिक्किम में जो है 16वीं शताब्दी के बीच में जो है राजशाही शासन स्थापित हुआ। अब देखिए हुआ क्या कि ये जो सिक्किम था, ये सिक्किम जो है ऐसी जगह स्थित था कि उसके एक तरफ आप देखिए, मैंने एक छोटा सा यहाँ पे पूरा मैप भारत का नहीं बताया है, बस एक छोटा सा हिस्सा केवल सिक्किम को दर्शाने के लिए बनाया है। अब एक चीज देखिए, ये जो हिस्सा है ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो मैंने डार्क किया है यहां से लेके यहां तक, ये वाला हिस्सा सिक्किम का है। और इसके ये जो नीचे वाला हिस्सा था ये वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का हिस्सा था। अब देखिए आज के भारत के नक्शे में देखिए, ये जो सिक्किम वाला हिस्सा है इसके इस तरफ आप देखिए नेपाल देश है और इसके इस तरफ जो है भूटान देश है। तो आपको पता है कि ये जो सिक्किम जब एक 16वीं शताब्दी के बीच तक जब यहाँ पे राजतंत्र स्थापित हो गया था, यहाँ पे राजशाही शासन चला करता था, तो उस समय जो सिक्किम था एक तरफ नेपाल देश से घिरा हुआ था, एक तरफ भूटान देश से घिरा हुआ था। और आपको पता है नेपाल के जस्ट ऊपर तिब्बत देश हुआ करता था। अब एक चीज ध्यान से यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि भूटान में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी भूटान देश में रहते हैं। आपको पता है कि नेपाल बहुत पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, आज भी जो है नेपाल में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं और थोड़ी बहुत संख्या में जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग होते हैं और थोड़ी बहुत संख्या में जो है सिख और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। अब एक चीज देखिए, ये जो सिक्किम एक नया राज्य एक नया देश हुआ करता था, इस सिक्किम पे जो है नेपाल की भी नजर हुआ करती थी, भूटान की भी नजर हुआ करती थी। यानी इस सिक्किम को, अब एक चीज देखिए, सिक्किम में जो है उस समय हिंदू आबादी यानी हिंदू पॉपुलेशन बहुत अधिक हुआ करती थी। लगभग 58%, 58% क्या थे आपके हिंदू थे। अब बौद्ध धर्म को मानने वाले लगभग 24% लोग थे। अब एक चीज देखिए, थोड़ा बहुत जो थे 10% में वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, जिनका धर्मांतरण करवा के ईसाई धर्म में बदल दिया गया था। और देखिए इस्लाम जो था वो 2% था, अन्य जो धर्म थे वो 6% थे। अन्य धर्मों में देखिए थोड़ी बहुत संख्या में सिख थे, थोड़ी बहुत संख्या में पारसी थे, थोड़ी बहुत संख्या में जो है अन्य धर्म के लोग मानने वाले थे। यानी कुल मिलाकर के सिक्किम जो एक स्वतंत्र देश हुआ करता था 16वीं शताब्दी के बीच तक, उस सिक्किम राज्य में हिंदू आबादी सबसे अधिक थी और उसके बाद जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा थे। अब एक चीज देखिए, इसके बगल में सिक्किम के बगल में जो भूटान देश है, इसमें भी देखिए बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग अधिक हैं। इसके बगल में नेपाल में भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग अधिक हैं। यानी कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि जो सिक्किम था वहां पे हिंदू आबादी अधिक रहती थी और इसके अलावा बौद्ध धर्म की आबादी रहा करती थी। और आपको पता है कि ये जो तिब्बत है, इस तिब्बत में भी बौद्ध धर्म के जो है अनुयायी लोग रहा करते हैं। यानी तिब्बत में भी बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स जो होते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी आज भी बड़ी संख्या में तिब्बत में जो है रहते हैं। अब एक चीज देखिए, तिब्बती जो धर्म गुरु दलाई लामा है, आपको पता है साल 1959 में तिब्बत पर जो है चाइना का एकाधिकार स्थापित हो गया। यानी तिब्बत जो एक स्वतंत्र देश कभी हुआ करता था, उस तिब्बत पर साल 1959 में जो है चाइना का पूरी तरह कंट्रोल स्थापित हो गया। यानी तिब्बत के जो दलाई लामा जो कि धर्म गुरु थे, तिब्बती धर्म गुरु थे, वो दलाई लामा जो है अब भारत में आकर के शरण ले लिए, भारत में वो रहते हैं। अब एक चीज देखिए, तिब्बत की जो सहानुभूति थी वो सिक्किम से हुआ करती थी। और ये देखिए सिक्किम के बगल में जो नेपाल हुआ करता था, नेपाल चूंकि हिंदू राष्ट्र था, नेपाल में हिंदू लोग ज्यादा रहा करते थे और सिक्किम में भी हिंदू आबादी अधिक हुआ करती थी। तो नेपाल की जो नजर थी वो सिक्किम पर हमेशा रहती थी। यानी सिक्किम को हथियार लेने की चाहत उसके मन में हमेशा बनी रहती थी। और ये जो भूटान है, भूटान में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग अधिक हैं, तो इसकी जो भी नजर थी वो सिक्किम देश पर हुआ करती थी। अब देखिए हुआ क्या, नेपाल पर जो है, नेपाल ने जो है 17वीं शताब्दी के बीच में करीब जो है एक बार अटैक किया था आपका सिक्किम राज्य पर, सिक्किम देश पर। तो ये सिक्किम की जो सहायता की थी उस समय तिब्बत ने की थी। यानी तिब्बत ने उस समय के जो सैनिक हुआ करते थे उनको जो है सिक्किम में भेजा और वहां पर लड़ाई हुई, लड़ाई छिड़ी और उसमें नेपाल की हार हुई। तो नेपाल के जो लोग थे तब से लगभग 100 से 200 साल तक सिक्किम पर कोई नजर, कोई आंख उठा करके नहीं देखे। लेकिन देखिए जब 18वीं शताब्दी आई और कह सकते हैं 19वीं शताब्दी के बाद में
एक बार नेपाल ने फिर कोशिश की जो है सिक्किम को हथिया लेने की, लेकिन उस समय देखिए हमारे देश पर, चूंकि हमारा देश ब्रिटेन का उपनिवेश था, हमारा देश ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था, तो ब्रिटेन के लोगों ने क्या किया, यहां पर अपनी एक सेना भेजी और ये जो सेना थी वो सिक्किम की सेना के साथ मिल करके जो है नेपाल की सेना को खदेड़ दी। नेपाल की सेना आपकी पीछे चली गई। तो आप देखेंगे कि 19वीं शताब्दी जब हमारा देश साल 1947 में आजाद हुआ, इसके बाद जब देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, तो आपको पता है कि ये जो चौगियाल वंश के राजा हुआ करते थे, इनकी नेहरू जी से बहुत अच्छी पड़ती थी, नेहरू जी के साथ बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। कह सकते हैं कि वे एक तरीके से पारिवारिक संबंध था। तो नेहरू जी ने क्या किया, उनके दिमाग में एक विचार था कि ये सिक्किम जो अभी तक एक स्वतंत्र देश है, अभी तक एक स्वतंत्र राष्ट्र है, इसको किसी भी तरीके से भारत में इंटीग्रेट करने की बात उन्होंने सोची। अब देखिए नेहरू जी का जो संबंध था सिक्किम के राजा से बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो क्या हुआ कि इस बीच में देखिए क्या हुआ, साल 1964 में 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मौत हो गई। उसके एक साल पहले जो चौगियाल वंश का राजा हुआ करता था उसकी भी साल 1963 में मौत होगी। इसके बाद देखिए आपको पता है कि इसके बाद इंदिरा गांधी जब देखिए 1973 के दशक में देश की प्रधानमंत्री थी, तो उस दौरान देखिए क्या था कि इंदिरा गांधी चूंकि जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, तो इंदिरा गांधी के भी संबंध जो है सिक्किम देश के उस समय के जो राजा थे उनसे बहुत अच्छी पड़ती थी, अच्छे संबंध थे। तो देखिए हुआ क्या कि 35वां संविधान संशोधन किया गया। ध्यान से देखिए कि इंदिरा गांधी के समय में 35वां संविधान संशोधन किया गया। 35वां संविधान संशोधन। अब देखिए जो 35वां संविधान संशोधन किया गया साल 1974 में, सन 1974 में 1974 में। अब देखिए इंदिरा गांधी की सरकार ने जो है उस समय चौगियाल वंश के जो राजा हुआ करते थे उनके सामने एक शर्त रखी कि यदि आपको नेपाल के हमले से और जो है भूटान के हमले से बचना है तो आप रक्षा क्षेत्र, विदेश क्षेत्र और संचार क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र जो है भारत को सौंप दे तो भारत आपकी सैनिक सहायता करेगा। तो 35वें संविधान संशोधन सन 1974 के समय भारत का एक संरक्षित देश बन गया सिक्किम। उस समय देखिए सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं हुआ था, लेकिन 35वें संविधान संशोधन सन 1974 के दौरान जो ये सिक्किम जो था वो भारत का एक संरक्षित देश बन गया। यानी अगर सिक्किम पे किसी भी देश का कोई हमला होगा तो भारत सिक्किम की सहायता करेगा। अब देखिए हुआ क्या, 35वें संविधान संशोधन सन 1974 से सिक्किम जो है भारत का एक संरक्षित देश बन गया। अब देखिए हुआ क्या, भारत के प्रधानमंत्री ने उन्होंने सोचा कि अगर सिक्किम के लोगों की सहानुभूति जीत ली जाए, उनके साथ सिंपेथाइज हो जाए जो है, तो सिक्किम के लोग जो है भारत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सिक्किम के लोगों को बहुत अच्छे प्रकार से उनका आतिथ्य सत्कार किया गया। सिक्किम के लोगों को बहुत अच्छे प्रकार से उनको नौकरी में भी आरक्षण दिया गया, नौकरी में भी कई प्रकार की उनको सुविधाएं दी गई, जिससे क्या हुआ कि अगला जो संविधान संशोधन हुआ यानी 36वां संविधान संशोधन 36 जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जब 36वां संविधान संशोधन किया गया साल 1975 में, वर्ष 1975 में जब 36वां संविधान संशोधन किया तो उस दौरान देखिए क्या हुआ कि सिक्किम के लोगों के बीच में एक जनमत संग्रह कराया गया। लेकिन आपको एक चीज बता दें कि जनमत संग्रह के पक्ष में जो चौगियाल वंश का राजा था वो जनमत संग्रह के पक्ष में नहीं था, वो चाहता था कि सिक्किम ऐसे ही स्वतंत्र देश बना रहे। लेकिन देखिए भारत को यह डर था कि कहीं चाइना जो है इस सिक्किम पर हमला न कर दे, और सिक्किम जो था धीरे धीरे वो साम्यवादी देश, एक कम्युनिस्ट कंट्री की तरफ बढ़ रहा था। आपको पता है आज भी जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है वो कम्युनिस्ट पार्टी का नेता है, साम्यवादी दल के नेता है। तो भारत के उस समय जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उनको ये डर था कि कहीं ये जो है साम्यवादी देश सिक्किम न बन जाए और चाइना के प्रभुत्व में न चला जाए। तो उसके लिए उन्होंने एक युक्ति सोची कि जो सिक्किम के लोग थे उनको भली प्रकार से अच्छी सुविधाएं, नौकरी में सुविधाएं, हर मतलब सेक्टर में नौकरी देना और उनके साथ प्यार के साथ बर्ताव करना, ये सारी सुविधाएं उनको दी। जिससे क्या हुआ कि चौगियाल वंश का राजा क्या है, डर गया।
अब देखिए चौगियाल वंश के राजा को चेतावनी भेजी गई कि आपके यहाँ पे एक जनमत संग्रह रेफरेंडम, जिसको प्लेबिसाइट कहा जाता है अंग्रेजी में, करवाया जाएगा। तो देखिए चौगियाल वंश का राजा इसके लिए तैयार नहीं था। तो भारत की सेना ने, भारत के प्रधानमंत्री ने आदेश दिया इंडियन आर्मी को, भारत की सेना को, सिक्किम पर कार्रवाई करने के लिए। तो सिक्किम पर कार्रवाई करने के लिए भारत के सैनिक गए और 30 मिनट, लगभग आधे घंटे के भीतर जो चौगियाल वंश के राजा के जो 3000 सैनिक थे उनको खदेड़ दिया गया। और क्या किया गया कि चौगियाल वंश के जो राजा थे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, यानी उनको घर में ही गिरफ्तार कर लिया गया, घर में ही नजरबंद कर दिया गया। अब देखिए चौगियाल वंश के राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। अब देखिए हुआ क्या कि वहां पर जो है एक प्लेबिसाइड, एक रेफरेंडम, जनमत संग्रह करवाया गया। आपको मैंने पहले ही बताया कि सिक्किम की जनसंख्या लगभग 58% हिंदू थी और 24% जनसंख्या बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। तो अब एक चीज देखिए, मेजॉरिटी किसकी थी? हिंदू धर्म की थी। और हमारा देश जो है इंडिया, हिंदुस्तान ही है। तो देखिए वहां पे जनमत संग्रह हुआ और उस जनमत संग्रह में आपको बता दें 60,000 लोग भारत के पक्ष में थे, यानी वो चाहते थे कि सिक्किम भारत का हिस्सा बन जाए, सिक्किम भारत में शामिल हो जाए। केवल 1496 लोग जो कि चौगियाल वंश के समर्थक थे, चौगियाल वंश के आप चापलूस कर सकते हैं, उनको, राजा को मानने वाले लोग थे, लगभग 1496 लोग, यानी लगभग आप कह सकते हैं कि 1500 लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे कि सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं बने। लेकिन 60,000 लोग ये चाहते थे कि सिक्किम भारत का हिस्सा बने। तो जनमत संग्रह के द्वारा जो है वहां के लोगों की राय लेकर के 36वें संविधान संशोधन सन 1975 में 26 अप्रैल सन 1975 को, ध्यान से देखिएगा, प्लेबिसाइट कब करवाया गया? 14 अप्रैल के दिन करवाया गया था, याद रखना है। 14 अप्रैल 1975 को जनमत संग्रह सिक्किम में करवाया गया था और 26 अप्रैल सन 1975 को सिक्किम जो था वो भारत में क्या हो गया? शामिल हो गया। लेकिन आधिकारिक दृष्टि से आपको बता दें, आधिकारिक दृष्टि से, ऑफिशियल दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो 16 मई, ध्यान दीजिएगा, 16 मई सन 1975 को सिक्किम जो था राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद आधिकारिक दृष्टि से सिक्किम 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना, तो आपका जवाब होगा 26 अप्रैल सन 1975। याद रखिएगा, आपका जवाब होगा 26 अप्रैल सन 1975 को। कहीं कहीं ये डेट 22 अप्रैल भी लिखी होती है, लेकिन वो सही नहीं होता है। आपको बस ये डेट याद रखना है, सिक्किम का भारत में कब शामिल किया गया, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना, 26 अप्रैल सन 1975 को। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि सिक्किम जो है आधिकारिक दृष्टि से भारत का 22वां राज्य कब बना, तब आपका जवाब होगा 16 मई सन 1975 को। तो आपने देखा, मैंने आपको संक्षेप में बताया, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं गए, क्योंकि गहराई में जाने पे ये जो सेक्टर है बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, 3 से 4 घंटे की हो जाएगी। तो मैंने आपको ये संक्षेप में आपको बताया कि 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक दृष्टि से जो है भारत का 22वां राज्य बना। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको बता दें, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सिक्किम जो है किस अनुच्छेद के तहत भारत में शामिल किया गया। तो आर्टिकल 2 क्लॉज ए के तहत सिक्किम जो था वो भारत का हिस्सा बनाया गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किस अनुच्छेद के तहत सिक्किम को भारत में शामिल किया गया, आर्टिकल 2 क्लॉज ए। एक चीज आपको और यहां पर और बता दें कि भारत में केवल सिक्किम ऐसा राज्य था जिसको भारत में शामिल करने के लिए आर्टिकल 2 क्लॉज ए का सहारा लिया गया, जिसको शामिल करने के लिए आर्टिकल 2 क्लॉज ए का सहारा लिया गया। इसके अलावा आपने देखा गोवा, दमन, दीव, दादर नागर हवेली और इसके बाद पांडिचेरी, इन सबको आर्टिकल 1 क्लॉज 3 के तहत, आर्टिकल 1 क्लॉज 3 के तहत अनुच्छेद 368 के प्रावधान से संविधान संशोधन के तहत गोवा, दमन, दीव, दादर नागर हवेली और आपका जो है ये आपका इन सबको जो है शामिल किया गया। अब एक चीज देखिए क्या हुआ कि आर्टिकल 2 क्लॉज ए के तहत इन सारे क्षेत्रों को क्या है कि भारत में शामिल किया गया। लेकिन एक चीज आपको ध्यान दें कि सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसको आर्टिकल 2 क्लॉज ए के तहत भारत में शामिल किया गया। इसके अलावा ऐसा कोई राज्य नहीं था जिसको जो है
आर्टिकल 2 क्लॉज ए के तहत शामिल किया गया हो, तो सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसको आर्टिकल 2 क्लॉज ए के तहत भारत में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है, इसको आपको याद रखना होगा। हाँ, एक और चीज आपको बता दें कि सिक्किम के अलावा आपने सुना होगा कि चंद्रनगर, उसका शुद्ध नाम था चंद्रे नागौर। आपको बताया कि चंद्रे नागौर जो था वो फ्रांसीसी उपनिवेश था, लेकिन इसका भी इतिहास आपको बता दें कि ये जो चंद्रनगर, जिसका नाम होता है चंद्रे नागौर, ये जो चंद्रनगर फ्रांसीसी उपनिवेश था, ये आपको बता दें सन 1688 के करीब ये जो वहां के लैंसडेट नाम के एक पुर्तगाली डायरेक्टर थे, निर्देशक थे, उन्होंने मुगल सूबेदार, चूंकि उस समय जो थे मुगल वंश का स्थापना था, उसमें मुगल वंश का राज हमारे देश में हुआ करता था। तो सन 1688 ईस्वी में जो लैंसडेट थे, ये पुर्तगाली निर्देशक थे, ये 40,000 रुपए में मुगल सूबेदार से जो है इस चंद्रनगर को खरीदा। अब देखिए क्या हुआ, सन 1730 में जो फ्रांसीसी आपका जो फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले, उन्होंने ये जो पुर्तगाली उपनिवेश था, आपको बता दें चंद्रनगर जो है 1688 में जो है पुर्तगाली उपनिवेश था, तो ये फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले थे उसको जो है अधीन कर लिया, यानी कि पुर्तगाल पे अटैक करके फ्रांस ने उसको अपने क्षेत्र में मिला लिया। फिर इसके बाद आगे आने पे ब्रिटेन ने उसको अपने में मिला दिया। अंत में ये फिर से ये जो चंद्रनगर था ये फ्रांसीसी उपनिवेश बन गया। इस फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर, जिसको चंद्रे नागौर भी कहते हैं, इसको भी आर्टिकल 2 क्लॉज ए के तहत भारत में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा कि भारत में किस राज्य को आर्टिकल 2 क्लॉज ए के तहत भारत में शामिल किया गया, तो आपका जवाब होगा सिक्किम। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को या किस भूभाग को जो है आर्टिकल 2 क्लॉज ए के तहत शामिल किया गया, तो आपका जवाब होगा चंद्रनगर। आपको बता दी ये चंद्रनगर आजकल जो है हुगली नदी के किनारे जो कोलकाता शहर है, इस कलकत्ता के बगल में ये जो चंद्रनगर है, आज ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। तो पश्चिम बंगाल का हिस्सा ये जो चंद्रनगर है, ये आर्टिकल 2 क्लॉज ए के तहत जो है आपका शामिल किया गया भारत संघ में जो है। अब देखिए ये जो पूरा मैंने आपको ये बताया है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।